बच्चों हम क्लास 10th का जो हमारा 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण उसकी प्रश्नावली 4.1 करेंगे। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। एक तो द्विघात क्या होता है, समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है। ये मैंने आपके लिए पहले लिख के रखा है। बहुपद क्या होता है, जब भी कोई इस फॉर्म में हो, जैसे x² प्लस 4x प्लस 3, x की 6 प्लस 4x की 4 प्लस 9, या x³ 6x का स्क्वायर और 9x प्लस 6। इन सब में आप देखोगे कहीं पर भी बराबर का निशान नहीं है। अगर इन पर बराबर का निशान नहीं है तो वो बहुपद कहलाती हैं। अगर इनमें हम बराबर का निशान लगा देंगे, यानी इक्वेट का मतलब इक्वल हो जाएगा समीकरण का सम का मतलब दोनों तरफ चीज़ें आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण। सम का मतलब समान होना दोनों तरफ। यहाँ तो कोई हिस्सा ही नहीं था, ना दाया ना बाया, और समान क्या करेंगे, बहु इसलिए लिख दिया। बहु मतलब कि जिसमें, बहु का मतलब एक से ज़्यादा, जिसमें नंबर लिखे हुए हो या चर अचर कुछ भी लिखा हुआ हो। पद का मतलब कोई नग यहाँ पर, तो ये बहुपद हो गया। समीकरण में क्या हो गया कि जहाँ पे बराबर का निशान हो, यानी आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो वो समीकरण कहलाता है। पता चल गया डिफरेंस दोनों में, बहुपद और समीकरण। बहुपद जिसमें बराबर का निशान नहीं हो, समीकरण जिसमें बराबर का निशान आ जाए। फिर आते घात। घात का मतलब होता है पावर। जैसे आप शुरू से ही करते आए हो कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का वर्ग, 2 का क्यूब, 2 का घन, 4 का वर्ग क्या होगा। तो इन सबको, या 2 का वर्ग, वाई, एक्स का वर्ग, वाई का वर्ग, एक्स का घन, एक्स की 5, वाई की 7, इन सबको हम कहते हैं घात, पावर। इसका मतलब होता है 2 का 2 से गुना, 3 का 2 बारी 3 से गुना, 2 का 3 बारी जो 2 है आपस में गुना है, 4 का मतलब 4 आपस में 2 बारी गुना है। ये तो हो गया घात। अब बात है द्वि का मतलब है 2। द्विघात यानी आपकी जो ऊपर ये जो घात चढ़ी हुई है, जो पावर चढ़ी हुई है, ये 2 हो तो हम बोलेंगे द्विघात। इसको इंग्लिश में बोलते क्वाड्रेटिक। फिर जिसमें, और इसके अंदर जो हमारा समीकरण है वो 2 की बड़ी से बड़ी उसमें घात 2 होनी चाहिए, 3 या 4 नहीं होनी चाहिए, या उससे बड़ी 2 होनी चाहिए, और वो जरूर होनी चाहिए। ये बड़ी से बड़ी घात 2 हो और वो जरूर हो। इसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा x का वर्ग प्लस 4x प्लस 3, x² प्लस 4x प्लस 3। इसमें जो x है, y है, a है, b है, इनको हम कहते हैं चर। चर मतलब वेरिएबल्स। और अचर जिनको हम, चर जो बदल सकती है, जिनकी कोई हमें मूल्य देना है। अचर का वो होता है जो हमारी फिक्स हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते। 6 है, 7 है, 0 है, 1 है, इनको हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। जैसे अब हमारे पास कुछ उदाहरण है, जैसे यहाँ पे 2x² माइनस 3x प्लस 4। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे x की 2 पावर जो हमें चाहिए थी वो दे रखी है, कहीं पे भी x³ नहीं है। ठीक है, बड़ी से बड़ी जो हमारी पावर है वो 2 में है। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पूरे में देखेंगे, यहाँ पर भी x की पावर हमें 2 दे रखी है। ये है, इसमें भी x की पावर 2 दे रखी है, इसमें भी x की पावर 2 दे रखी है। ये सब बेसिकली सारी की सारा एक समीकरण है। इसको हमने डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीकों से लिख रखा है। क्या ये सभी समीकरण है? सभी समीकरण है, क्योंकि हमारी सब में बराबर का निशान लगा हुआ है, तो सभी के सभी समीकरण है। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात है, क्योंकि सब में घात जो है वो 2 है। बड़ी से बड़ी घात हमारी इसके अंदर 2 है, तो ये हमारे द्विघात समीकरण है। लेकिन ये देखो, ये सब देखेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा, इसको देखेंगे अजीब सा लग रहा है, एकदम आंखें इसको पढ़ नहीं पा रही। इसको हम फटाफट पढ़ पाते हैं। तो इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें जो a है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हमारा ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी जो हमारी ये टर्म है ये 0 हो जाएगी, और हमारा जो घात है 1 आ जाएगा। ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, फिर द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने बोला है a उसमें 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली के बाद हम उदाहरण भी करेंगे।
क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में उदाहरण पूछ लेते हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी ये 4.1। पहली है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कुछ हमें दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें हल करते करते जो हमारा मानक रूप है, अभी बताया था ना द्विघात समीकरण का मानक रूप, उसमें लेके आएंगे। अगर वो उस जैसा है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर वो उस जैसा नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ये मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व करके रखे हुए ताकि आपको दिक्कत हो। अगर आपको इसके आंसर का PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको PDF भेज दूंगी इसका। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, x+1 का स्क्वायर बराबर है 2 × x - 3, यानी x+1 का वर्ग बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। इसमें अगर हम बायां पक्ष लेंगे, पहले हमें जो ये वर्ग दे रखा है इसको खोलना पड़ेगा। इसका अगर हम बायां पक्ष लेंगे तो क्या होगा, x² + 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × x। ये लिखने से पहले हमें कारण बताना पड़ेगा ऐसा हमने क्यों खोला। हम सबको पता है कि ये फार्मूला होता है x + y का वर्ग का x का वर्ग + y का वर्ग + 2xy, यानी x² + y² + 2xy। x यहाँ पर हमारा x है, y हमारा यहाँ पे 1 है। तो हमने जब x² किया हमने x² लिख दिया, y का स्क्वायर किया तो हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया, 2xy लिखा तो 2 × जो हमारा y1 है और जो हमारा x1 है, ये हमने लिखा। इसको सॉल्व किया, x², 1 का 1 स्क्वायर सबको पता है 1 होता है, + 2 × 2x हो गया। ठीक है, दाया पक्ष हमारा दूसरे तरीके से करना है। ठीक है मुझे हाँ, इसमें जो हमारा ये जो दाया पक्ष है, एक मिनट, हाँ इसके अंदर से करवा दीजिए। तो ये हमारा हो गया बायां पक्ष। अब बाएं पक्ष को बराबर में रख देंगे दाएं पक्ष के। दाएं पक्ष क्या था, 2x - 3, ये हमारा बायां है। इसकी हमने ब्रैकेट खोली, क्या हो गया 2x - 3 दूनी 6 - 6। अब जब इधर लेके आएंगे, जब भी आपको पता है, जब भी हम किसी संख्या को या चर को या किसी भी नंबर को हम इधर से उधर कुदाते हैं, ब्रैकेट ये जो बराबर का निशान लगा हुआ है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर वो जमा का है तो घटा का हो जाएगा, अगर वो घटा का है तो जमा का हो जाएगा। तो x² = 2x हमने यही लिख दिया। इसके बाद इसको हम कुदा के यहाँ ले आए तो क्या हो गया -2x, फिर +1 है, फिर जब इसको कुदा के लाए तो अब ये घटा का निशाना आके जमा का हो जाएगा, जमा 6 = 0, यानी x² + 2x - 2x + 1 + 6 = 0। अब ये दो तो इस दो से कट गया क्योंकि सेम है, आगे ये जमा है ये घटा है, सेम चीज़ हमारी कट गई। तो हमारे पास क्या आ गया, x² + 7 = 0, जो कि जैसा देखने में है, जो ax² + bx + c के प्रकार का समीकरण है। हालांकि इसमें b हमारा 0 है, लेकिन b हम 0 कर सकते हैं, हमारी कंडीशन थी a 0 नहीं होना चाहिए। और वैसे भी देखो तो इस समीकरण में सबसे बड़ी घात हमारी 2 ही है, तो अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। फिर जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये है x² - 2x = -2 × 3 - x। इसको आपके बार हम सीधा ही हल कर लेंगे। इसको x² - 2x लिखा हुआ है, ब्रैकेट खोली, -2 गुना में 3 कितना हो गया, एक घटा का निशान है तो -6, घटा घटा जमा हो गए, 2 और x मिलकर हो गए 2x। अब इसको x² - 2x एज इट इज, इसको हम कुदा के लाए, ये प्लस का माइनस हो गया -2x, और इधर घटा को इधर कुदा के लाए तो जमा हो गया, तो जमा 6 = 0। तो ये क्या बन जाएगा, x² -2 और 2 हिल के -4x जमा 6 = 0, जो दिखने में कैसा है, ax² + bx + c के प्रकार का समीकरण है। तो अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। फिर अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। अगर हम इसको हल करते हैं, ये हमारे पास दे रखा है x
जब इसको खोलेंगे x के साथ पहले ये पूरी ब्रैकेट गुना में जाएगी -2, फिर पूरी ब्रैकेट गुना में जाएगी, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 -2 इंटू ये पूरी की पूरी x प्लस 1। इसी तरह इसमें भी x इसके साथ पूरी ये ब्रैकेट गुना हो गई x प्लस 3 -1 और ये पूरी पूरी गुना हो गई। अब किसी भी कई तरीके होते हैं इसको हल करने के लिए, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, इसमें गलतियाँ नहीं होती। इसकी फिर ब्रैकेट खोली, x गुना हो गया x स्क्वायर, x 1 से साथ गुना होगा x -2x -2 बराबर है x, इन दोनों को गुना किया x स्क्वायर, इन दोनों को गुना किया 3x, माइनस का निशान है -1 और x गुना हुआ -x, -1 और 3 गुना हुआ -3, तो x स्क्वायर -x, इन दोनों को हल किया -x -2 इक्वल टू x स्क्वायर, 3x में से एक x गया 2x -3, इसको इधर लेके x स्क्वायर में से x स्क्वायर आ गया -x, ये वाला इधर आके -2x -2 ये इधर आके +3 इक्वल टू 0, तो हमारा बन गया -3x + 1 इक्वल टू 0, जो ax स्क्वायर के प्रकार का समीकरण नहीं है, यानी इसमें a हमारा 0 हो गया, इसमें बड़ी घात सिर्फ 1 है, 2 की नहीं है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह तीसरा है x-3, चौथा सवाल है x-3 इंटू 2x + 1 इंटू x + 1, x के साथ पूरी ये टर्म गुना हुई -3 ये पूरी टर्म गुना हुई बराबर है, इसको खोल लिया x स्क्वायर जमा 5x हो गया, इसको खोला 2x स्क्वायर जमा x -6x -3 बराबर है x स्क्वायर जमा 5x 2x स्क्वायर, इन दोनों को हल किया -5x -3 इक्वल टू x स्क्वायर जमा 5x, x स्क्वायर को इधर ले आए 2x स्क्वायर -x स्क्वायर -5x ये वाला ये कूद के -5x हो गया, -3 इक्वल टू 0, इसको मैं इसमें लिखना भूल गई, तो ये बन गया x स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, जो ax स्क्वायर प्लस bx के प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 है 2x - 1 इंटू x -3 x + 5 इंटू x - 1, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, वैसे ही हल करना है। तो 2x - 1 x -3 x + 5 x - 1, 2x से पूरी टर्म गुना हुई -1 पूरी ब्रैकेट गुना होगा x इंटू फिर पूरी +5 और हमने x - 1 कर दिया, इसको हल किया 2x स्क्वायर -6x -x + 3 इक्वल टू ये हम सारी गुना करते चले गए और आखिर में इस वाली टर्म को ये आ गई हमारी 2x स्क्वायर -7x + 3 और ये आ गया x स्क्वायर जमा 4x -5, इसको इधर कुदाए तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया -7x -4x जमा 3 जमा 5, तो हमारी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर -11x + 8 इक्वल टू 0, जो कैसी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। छठा हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर, x - 2 को ये दायां पक्ष लेंगे, x - 2 का स्क्वायर में फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर किया x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4 -2 इंटू x इंटू 2 हो जाएगा -4x, यहाँ पे ये हमें बायां पक्ष पहले ही दे रखा था, ये हमने लिखा, इसको इधर लेके गए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, आखिर में बचा 7x - 3, जो कैसा नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का समीकरण नहीं है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। उससे अगला फिर 7वां क्वेश्चन है x + 2 का क्यूब घन बराबर है 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1, घन को क्यूब भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का अगर घन कर दे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, पहले इसका स्क्वायर 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस b प्लस 3 इंटू ये अब a रह जाएगा, इसका b का स्क्वायर बन जाएगा, तो बन जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। जब हमने बायां पक्ष लिया x + 2 का क्यूब, इसको खोला तो पहले इसका क्यूब फिर 2 का क्यूब फिर 3 इसका स्क्वायर गुना ये वाला 2 प्लस 3 ये ऐसे लिख देंगे और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे। इसको हल किया x³, 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाता है, ये हमारा 6x² हो गया और ये 12x हो गया।
हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के सामने रख दिया और इसको हम उसी तरीके से हल करते चले गए, तो हमारा एक्स क्यूब बचा रह गया। इधर 2x क्यूब था, इधर लेके आए तो हमारा -x क्यूब बन गया। ये दिखने में ax स्क्वायर के प्रकार का नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो 3 में आ गई, जिसका घन है ना वो जो इसकी घात है वो 3 में चली गई, इसलिए ये समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस पहले प्रश्न का हमारा 8वां पार्ट चल रहा है। एक्स क्यूब -4x² -x + 1 x - 2 का घन। a - b का घन का फार्मूला क्या होता है? a का घन -b का घन -3a वर्ग b + 3ab वर्ग, यानी a - b का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब -b क्यूब -3a² b + 3ab², यानी इसके आगे पहले इसका क्यूब करेंगे माइनस इसका क्यूब करेंगे -3, पहले इसका स्क्वायर और b, फिर प्लस होगा, ध्यान रखना b के स्क्वायर के साथ प्लस जाएगा, +3ab²। यहाँ रखा इस फार्मूले में पहले x क्यूब, x का क्यूब किया, b क्यूब 2 का क्यूब किया, -3 इंटू इसका स्क्वायर x² इंटू 2 +3 इंटू ये x और इसका स्क्वायर 4। ये हमने सॉल्व करते चले गए। x क्यूब ये आ गया, इसके सामने हमने ये वाली टर्म हमें पहले दे रखी थी, फिर हमने ये रखी, इसको खुद आके लेके गए तो फाइनल हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये बिल्कुल दिखने में इसकी तरह का लग रहा है, जिसमें a हमारा 2 है, b -3 है और c 9 है। ये इस तरह के प्रश्न थे। अब अगला है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी इसको सॉल्व करके हमें एक समीकरण बनाना है, पूरा नहीं सॉल्व करना, सिर्फ समीकरण बनाना है। जैसे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दे रखा है। क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से अधिक है, यानी अगर चौड़ाई जितनी है तो लंबाई उसको 2 गुना करनी है, उसमें 1 और जोड़ देना है। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो उसका हमें समीकरण बना के देना है। जो चीज़ छोटी होती है, पहले तो हमें जो दे रखा है वो लिखो। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? 528 मीटर स्क्वायर। फिर जो चीज़ छोटी है हमेशा उसको मानते हैं क्षेत्र माना। क्षेत्र की चौड़ाई क्या है हमारी? x मीटर है। लंबाई कितनी हो जाएगी? x का दुगना, क्या यानी चौड़ाई से दुगना, उसमें 1 और जोड़ देना है। फिर जब फार्मूला पता ही है तुम्हें, क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारी लंबाई हमारी 2x + 1 है और चौड़ाई हमारी x है, उसके सामने हमने 528 जो हमारा क्षेत्रफल है वो लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो 2x² + x = 528, तो हमारा बन जाएगा 2x² + x - 528 = 0। तो आखिर में क्या लिखेंगे? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा 2x² + x - 528 = 0। अब अगला प्रश्न है, 2 कर्मागत होती है जो लाइन में होते हैं, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7, ऐसे कर्मागत जो लाइन में जो गिनती चलती है ना। 2 कर्मागत घनात्मक कौन सी होती है? पॉजिटिव वाली संख्या, नेगेटिव वाली नहीं। 2 कर्मागत घनात्मक पूर्णांकों का होता है, भाई हमें दशमलव वाले नहीं लेने, पूरा नंबर ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 का गुणनफल उन दोनों को गुना करें 306, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। इसमें क्या, जैसे मान लो एक पूर्णांक को हम x मान लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा? उससे अगले वाला x + 1। ठीक है, तो माना पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा? x + 1। तो दिया क्या हुआ? इन दोनों को गुना किया 306, इसको खोला x² + x और 306 = 0 आ गया। तो पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा x² + x - 306 = 0। अब हम तीसरे पे आ गए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन दे रखा है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी, यानी 3 साल के बाद जितनी उनकी उम्र होगी, अगर उनकी आयु को गुना करेंगे तो उनकी जो गुणनफल आएगा 360 आएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। दिखने में मुश्किल होते, बहुत आसान होते हैं। क्या करेंगे? रोहन की आयु हमने मानी x, हमेशा छोटे को मानते हैं हम,
तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x जमा 26। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो 26 साल उससे बड़ी थी। फिर क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, जितनी अब थी उसमें 3 साल और जुड़ जाएंगे, और उसकी जो माँ की आयु जो थी वो x और x जमा 26 थी, उसमें भी 3 साल जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x जमा 29। तो हमें क्या दिया गया है, जो 3 साल के बाद की उम्र रोहन की x जमा 3 है, उसकी माँ की x जमा 29 है, उनका गुणनफल कितना आ गया 360। इसको खोला हुई x जमा 29 प्लस 3 इंटू एक्स जमा 29 इक्वल टू 360। ये हो गया एक्स स्क्वायर जमा 29x जमा 3x, 29 को 3 से गुना किया 87 बराबर है 360। तो एक्स स्क्वायर जमा 32x, 29 और 3 को जोड़ दिया जमा 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर जमा 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 273 बराबर है 0। ठीक है, अब हमारा आखिरी प्रश्न। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल रही थी, यानी एक घंटे में एक जगह से एक दूसरी जगह एक रेलगाड़ी जा रही थी और दोनों जगह की दूरी थी 480 किलोमीटर। अब वो एक चाल से चल रही थी, क्योंकि हमने देखा होगा ट्रेन की जो स्पीड होती है वो एक जैसी होती है, चाल जो होती है कम ज़्यादा कम ही करते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। हमें नहीं पता कितनी देर में तय करती है और क्या उसकी चाल थी, तो हमने ये माना कि अगर उसकी चाल को हम 8 की स्पीड से कम कर दें तो जितना टाइम लगना था उसमें 3 घंटे फालतू लगेंगे। कैसे करेंगे, माना दूरी तो हमें दे ही रखी है 480 किलोमीटर, दूरी हमें 480 किलोमीटर दे रखी है, रेलगाड़ी की चाल हमने x मान ली, तो उसने कितना समय लिया, फार्मूला होता है बच्चों समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल। दूरी हमारी 480 है, इसमें इसने कितना समय लिया और उसकी चाल से हमने भाग दे दिया, तो ये हमारा समय निकल गया। तो कितना समय लिया 480 बटा में x। अब क्या कर दिया उसने, नई चाल क्या कर दी 8 किलोमीटर कम कर दी, तो उसकी नई चाल क्या बन गई x में से 8, जो उसकी पहले वाली चाल x थी उसमें से हमने 8 को घटा दिया, नई चाल बन गई। नया समय क्या बना, दूरी तो 480 है, ठीक है ना, दूरी तो उतनी रही भी। 2 ट्रेन चलाई, एक बारी तेज स्पीड से चलाई, दूसरी बार उसमें से 8 की स्पीड कम कर दी, फिर पहुंचने का टाइम नोटिस किया तो पता चला वो 3 घंटे देर से पहुंची। अगर उसकी स्पीड हम 8 कम कर देते हैं तो हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8। यहाँ पर फिर ये क्या है, इन दोनों में जो ये वाली जो नया समय है और जो पुराना समय है इन दोनों में 3 घंटे का अंतर था, तो हमने क्या लिख देंगे 480, ये ज़्यादा समय ले रही है आगे आएगा 480 बटा x माइनस 8, ये कम समय ले रही थी 480 बटा x बराबर है 3। नीचे इनका लघुत्तर समापवर्तक लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, इन दोनों को गुना करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, तो 480 से x गुना होगा और 480 से x माइनस 8 गुना होगा। खोला 480x हो गया, इसको खोला 480x प्लस, अगर 480 को माइनस 8 से गुना करें तो हमारा बन रहा है प्लस 3840, 3840। ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ये इधर जाके गुना हो जाती है, तो क्या हो गया 3008, ये दोनों तो कट गए, 3840 बराबर है 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। इनको खोला 3x स्क्वेयर माइनस 24x, इसको हम इधर ले आए, ये बराबर है 0, इधर होगा तो इसको हम पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840, लेकिन देखा हर जो टर्म है वो 3 से भाग हो रही है, तो 3 इसका उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा x स्क्वेयर, 24 को 8 से भाग दिया, यानी क्या तो पूरी की पूरी टर्म को हमने 3 से भाग दे दिया, 8x बना। 3840 को 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 0 का 0, तो ये हमारी फाइनल समीकरण आ गया। तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने का समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इसके हमने बताया था कि इसके वो भी कर लेते हैं हम, कई बार पूछ लेते हैं उदाहरण, जैसे उदाहरण नंबर 2 की हम बात करते हैं। एक्स ये पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक्स स्क्वायर, एक्स बाएं पक्ष क्या है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर जमा 1, खोल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 ये आ गया। जो हमारा बाएं के सामने हमने दायां रखा तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन आ गई, जो दिखने में एक द्विघात समीकरण है। अब दूसरे वाला क्वेश्चन ये वाला है, ये भी पहले जैसे ही है,
इसको खोल लिया, x² जमा x जमा 8, और उसके बाद हमने इन दोनों को गुना किया तो x² माइनस 4 हो गया, बराबर किया तो x बराबर आ गया x प्लस 12, जो द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह तीसरे में ये बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें, ये हो जाएंगे। जो अलग से क्वेश्चन है मैं आपको करवा देती हूँ। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी हमें नहीं पता जॉन के पास कितने, जीवंती के पास कितने हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं आरंभ में उनके पास कितने कंचे, दोनों ने 5-5 खो दिए। तो हम क्या करेंगे, माना जॉन की कंचा x थी, तो जीवंती की 45 माइनस x क्यों होगी, क्योंकि दोनों के पास 45 है। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से जितने जॉन के हम घटा देंगे तो उतने जीवंती के निकल जाएंगे। मान लो अब 2 दोस्तों, तुम दोनों के पास कुछ, हम कह दो कि कुछ पेंसिलें हैं, एक की हमें पेंसिल पता चल जाए तो दूसरे की निकालने के लिए हम उसमें से घटा सकते हैं। तो ऐसे जॉन और जीवंती की 45 से, तो जीवंती की कितनी हो जाएगी, 45 माइनस जॉन की। तो जीवंती के पास खिलौने कितने हो गए, 45 घटा में x। 5-5 कंचे खो दिए, x में से 5 गया और 45 में से x में से और 5 गया, तो 40 माइनस x हो गया। इन दोनों का गुणनफल कितना है, इन दोनों को गुना कर दिया, जो किसके बराबर है, 124, जो हमें दे रखा है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त करते हैं। किसी एक दिन में कुल निर्माण 300, तो हम बताओ कितने खिलौने ये बनाए उसने, यानी कि माना खिलौने उसने बनाए कितने, 55। तो हर एक की कीमत कितनी है, 55 में से उसने बोला कि 55 रुपये में से जितने खिलौने बनाए वो हम घटा देंगे। ठीक है, तो 55 माइनस x एक खिलौने की कीमत हो गई। तो उस दिन कुल बनाने की लागत क्या आई, ये तो हो गया उसकी मूल्य, कि 55 में से जितने खिलौने बने वो उसका मूल्य है, और खिलौने कितने बने थे हमारे x। ये हमारा निर्माण जो आया था 750 रुपये। तो वही सॉल्व कर देंगे, आगे सॉल्व करना आती है। ये हमारी दी हुई समीकरण है। अगर इसको बच्चों आपको PDF चाहिए तो मैं आपको PDF भेज दूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्राइब करने में कोई कीमत नहीं लगेगी, मुझे बहुत सपोर्ट हो जाएगा। आपको कोई डिफरेंट चैप्टर पढ़ना है, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, ध्यान रखो अपना।